जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको 12 घरों के हिसाब से काल पुरुष में जो अंग होते हैं वो समझाना चाहता हूँ। अब मेरा मोटिव इसको समझाने का ये है कि ये एक स्मॉल कंसेप्ट है, बट जब इसको हम दशाओं में और अन्य जगह पे लगाते हैं तो किस प्रकार लगाना है। मेष का मतलब है सर। हमारा सर, हमारी आंखों का हिस्सा, ये मेष में आता है। वृषभ में हमारा कंठ और हमारा जबड़ा, दांत, ये वृषभ में यानी कि दूसरे भाव में आते हैं। तीसरी राशि में हमारे हाथ, आर्मपिट्स, ये आते हैं। हमारा कंधा, ये भी इसमें गिना जाता है। चौथे भाव में हमारी छाती, हमारी चेस्ट और इसका पार्ट गिना जाता है। पांचवें भाव में हमारा पेट, पूर्णतः से पेट आता है। छठे भाव में कमरबंद, जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, वो। इसी प्रकार सातवें भाव में हमारे यौनांग और आठवें भाव में हमारे छुपे हुए यौनांग। कुछ लोग इसको रंध्र भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अनाल भी बोलते हैं, तो ये आठवें भाव में आता है। नौवें भाव में हमारी जांघें, हमारी जो जांघें हैं, थाइज, वो नौवें भाव में आती है। इसी प्रकार से 10वें भाव में हमारे घुटने। आपने सुना भी होगा कि शनि घुटने का कारक है, तो घुटने जो हैं वो 10वें भाव में आते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 11वें भाव में हमारे काफ मसल्स जो होते हैं वो आते हैं, और 12वें भाव में हम जूता पहनते हैं, जहाँ पे बिल्कुल उसका नीचे तला वो आता है। ये भाव मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये राशियाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में जब हम दशाओं में इनका अध्ययन करेंगे या फिर हम बड़ी प्रेडिक्शंस पे जाएंगे या हम योग बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इन अंगों का भी योगदान होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, वीरेंद्र सहवाग हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला बैट्समैन है, तो हाथ और आँखें आप देख लें उसके चार्ट में, हाथ और आँखों का क्या मेल है। तो कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके जीवन में उन ग्रहों को जो उन भावों से संबंधित है उनमें बड़ा योगदान देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लगन में शनि बैठता है तो कहा जाता है कि वह मूर्ख है। मूर्ख नहीं है, वो स्लो लर्नर है, क्योंकि शनि जो है वो स्लो लर्नर है। वो घुटने में सोचते हैं, कहते नहीं लोगों का दिमाग घुटने में होता है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यही है कि शनि जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, तभी तो उनका दिमाग घुटने में है, यही बात कही जाती है। तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ आपको इन भावों के बारे में जानकारी देना इसलिए था, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भाव सबसे पहले इम्पैक्टेड होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में पराशर ऋषि ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में ये देखा जाता है कि कौन सा भाव किसका कारक है। इन्हें लग्न कुंडली पर कैसे लगाना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, परंतु मैं आपसे ना एक बहुत ही छोटी सी बात कहूँगा। आपको ये देखना है कि जिस ग्रह की दशा आ रही है और वो जिस घर में बैठा हुआ है, क्या उससे संबंधित अंग आपको प्रभावित कर रहे हैं। दशा प्रारंभ में ही आपको उनसे संबंधित चीज़ों में आपका रुझान, आपका बातें, आपके ज्ञान या आपका नॉलेज उनकी तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि दशा में जो ग्रह जहाँ बैठा है, मैं विषोत्तरी दशा की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और दशा की बात नहीं कर रहा हूँ। विषोत्तरी दशा में जो ग्रह जहाँ बैठा है, मान लीजिए किसी का सूर्य जो है वो चौथे भाव में बैठा है, तो आप देख लीजिएगा उसकी छाती पे कोई ना कोई ऐसी सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, या बात अगर सूर्य खराब है तो अच्छा है तो उसकी चीज़ों अच्छी होने लग जाएगी। किसी भी अंग की व्याख्या ये इसलिए कही गई है कि आप समझ पाएँ कि क्या होता है। इसी प्रकार अगर आप दृष्टांत देखेंगे तो उसमें दायां और बायां, 1 से लेकर 6 तक, 7वां तक, माफ़ कीजिएगा, 7वें तक जो है वो हमें बायां अंग दिया गया है, और 7 से 12 तक हमें दायां अंग दिया गया है। इसीलिए हमारा उल्टे हाथ का लेफ्ट ईयर जो है वो तीसरा घर कहलाता है, और राइट ईयर जो है वो 11वां घर कहलाता है। इसी प्रकार से हमारी लेफ्ट आई दूसरा घर और राइट आई 12वां घर कहा जाता है। शरीर की बनावट, उसका जैसे दिमाग, सबसे बड़ी बात है ना दिमाग, तो दिमाग भी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि मेष को आप लग्न का स्वामी माने, या मेष राशि को, मंगल को आप लग्न का स्वामी माने, या मेष राशि को आप लग्न का स्वामी माने। जहाँ पर भी मेष राशि आपके चार्ट में जाएगी वहाँ पर आप अपना दिमाग लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, ये पराशर ऋषि ने लिखा हुआ है। वहाँ पर आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे ही करेंगे।
तो अगर किसी का मेष 10वीं राशि में है तो उसका दिमाग जो है वो उसके घुटनों में है, ये बात सच है। क्योंकि अब मंगल जो है वो कहाँ चला गया, 10वें घर में। तो वो बहुत प्रैक्टिकली सोचता है, क्योंकि 10वीं राशि प्रैक्टिकल की है, कर्म की है, काम करने की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से भी चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों को लगाने की कोशिश करेंगे अलग अलग बातों में। मैं इसके बाद एक सीरीज़ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हर लग्न को हम केंद्र बनाकर उसके बारे में बातें करनी शुरू करेंगे। लेकिन अगर लग्न को केंद्र बनाकर बात करनी शुरू करी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट हम देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि या तो मैं ग्रह को लेकर पहले ग्रह समझाऊँगा, या भाव समझा दिए हैं मैंने आपको, मैंने जो आपको बताए हैं वो। उसके अलावा मैंने 5वें भाव के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है कि 5वां घर, इसी प्रकार आप दूसरे जो घर हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। जैसे चौथे घर से 10वां घर 7वें स्थान पर है, चौथे घर से 9वां घर 8वें स्थान पर है, और 9वें घर से, माफ़ कीजिएगा, चौथे घर से 9वां स्थान 6ठे घर पर है, और 9वें स्थान से चौथा घर 8वें घर पर है। आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ग्रहों में क्या संबंध है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो 12 राशियां हैं वो 12 भागों को दिखाती है। तो अगर आप किन्हीं 2 ग्रहों में संबंध बनाते हैं जो एक दूसरे से 8वें या 6ठे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इनका संबंध कैसा है। इसलिए उन भावों को अच्छा नहीं माना गया। सूर्य शनि की युति को अच्छा माना गया, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा मानते हैं इसको। लेकिन अगर आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो 5 और 8 इन दोनों में जो संबंध है वो आपको नजर आएगा कि शनि की राशि से, यानी कि 10वें घर से या 10वीं राशि से 5वां घर 8वां, और 5वीं राशि से 10वां घर 6ठा है। तो इसी प्रकार अगर आप इन चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम।